ममता आजकल बड़ी परेशान रहती है। माँ, आप कब तक यूं शंका से घिरी रहेंगी? जरा घर से बाहर भी निकला करो। सच कहूँ तो आपने अपने आप को घर की चार दीवारों में कैद कर लिया है। शायद इसीलिए आप दिन भर सोचती रहती हैं। अरे बेटा, तू अब बड़ा हो चुका है, यह मुझे पता चल चुका है। लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि तू मुझे उपदेश देने लगेगा। तू हमेशा मेरा छोटा बेटा ही रहेगा। अच्छा, अब बता जो मैं पूछी थी। माँ के मन की व्यथा विवेक ने भाप ली थी। वह उसकी सौतेली माँ है तो क्या, प्यार स्नेह ममता तो सगी से बढ़कर दिया है ना। उसके सारे दोस्त तो उसकी माँ से बहुत प्यार करते हैं, अपनी माँओं से भी ज़्यादा। उसका हृदय पसीज उठा। बहुत ही व्यस्त था वह। उसका एमएससी फाइनल था, प्रोफेसर के यहाँ भी जाना था। विवेक हंसकर बोला, माँ, आप पापा की चिंता में दिन रात घुलती रहती हैं। पापा कोई बच्चे हैं क्या? मुझे तो लगता है माँ, पापा हमें याद ही नहीं करते होंगे। कभी तो फ़ोन कर सकते हैं। और आप क्यों नहीं मोबाइल लेती अपना? हमेशा मेरा या पापा का ही इस्तेमाल क्यों करती हैं? ममता जबरन मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा नहीं है विवेक, तेरे पापा किसी को नहीं भूलते। देखते नहीं, हर माह 5-6 तारीख को नियमित बैंक में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। और हर मैसेज में नहीं लिखा होता कि विवेक, अपना भाई बहन का ख्याल रखना। यह मन को समझाने के लिए ठीक है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है माँ। विवेक ने इस बार भावुकता से कहा। और मैं आपका क्या ख्याल रखूँगा माँ? आप ही तो हमें मर खप कर संभालती रहती हैं। सौतेली माँ को गालियाँ देने वालों से कभी कभार कहने का मन होता है कि देखे यहाँ आकर मेरी माँ को, जो अपना सर्वस्व होम कर मुझे यह एहसास तक नहीं होने दे रही है कि मेरी जन्म देने वाली तो बचपन में ही मर गई थी। विवेक का मार्मिक कथन ममता के मन को छू गया। बेटे की श्रद्धा और उसके इतने ऊंचे विचार सुनकर उसकी आंखें भीग गई। संसार में उससा सुखी कौन होगा जिसका बेटा इतना समझदार है, श्रद्धालु है और युवा है। ममता कब मनोज शर्मा की जिंदगी में आई थी, यह पूरी बात उसने विवेक को 2 साल पहले ही बताई थी। उसके बाद तो विवेक का प्रेम और बढ़ गया था, पर पिता पर भी जान छिड़कने लगा था। विवेक और उसके छोटे भाई बहन को छोड़कर उसकी माँ चल बसी थी। विवेक तब 4 साल का था, राधिका 3 साल की और राहुल मात्र 6 माह का। गनीमत है कि ममता मौसी साथ रहती थी, जिन्होंने माँ की तरह पाला। उसके पिता कभी मौसी के साथ एक कमरे में नहीं सोए, और बड़े होने के बाद उसने पूछा भी था, पर उसने यही बताया कि उनकी असली माँ की बीमारी के दौरान मौसी बच्चों को संभालने आई थी। तब से बच्चों के कमरे में ही सोती रही। माँ के चले जाने के बाद एक दिन भी तीनों को माँ के प्यार की कमी नहीं हुई। 2 साल पहले मौसी, जिसे वह वर्षों से माँ ही कहता था, पूरी बात बताई थी। ममता का असली नाम बीना था। वे अहमदाबाद की सोसाइटी में रहते थे। दंगों के दौरान मनोज शर्मा एक नौकरी के इंटरव्यू के सिलसिले में अहमदाबाद गए थे। जब वे सोसाइटी के सामने से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक भीड़ ने सोसाइटी पर हमला कर दिया। घरों से औरतों को घसीट कर निकाला जा रहा था। घरों को आग लगा दी गई। पुलिस फोर्स खड़ी थी, पर कुछ करने का नाटक कर रही थी, कर नहीं रही थी। तभी छिपते छिपाते एक लड़की उस मकान के पास खड़ी हुई जहां मनोज शर्मा खड़े थे। वह कपकपा रही थी। तभी भीड़ ने ललकार कर कहा था कि किसी को बचकर जाने ना देना। मनोज शर्मा को समझ आ गया कि मामला क्या है। उन्होंने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और कान में फुसफुसा दिया कि उससे सटकर खड़ी रहो। 4 घंटे तक वह लड़की उनके साथ खड़ी सामने जलते मकानों को देखती रही। लाशें अब निकाली जा रही थी। मनोज ने पूछा कि उसका मकान कौन सा है, तो वह लड़की रोने लगी। तो कुछ दंगाइयों ने डांट कर मनोज को कहा, अबे, अपनी मासूका को यहाँ क्या तमाशा दिखाने लाया है? भाग जा चल। बेकार में कमज़ोर लड़की लाशें देखकर रोने लगेगी, ज़्यादा देखेगी ज़्यादा रोएगी। मनोज उसे लेकर होटल तक चले आए। उन्होंने उसे बाहर खड़ा किया और सामान लेकर स्टेशन जाने के लिए ऑटो पकड़ लिया। वह लड़की अब भी उनका हाथ पकड़े हुए थी। स्टेशन पर उन्होंने इंदौर का टिकट लिया, जबकि उनका घर भोपाल में था। प्लेटफॉर्म सूना था। शहर में कर्फ्यू लग चुका था। अहमदाबाद से
इंदौर के रास्ते में उस लड़की ने बताया कि उसका नाम बीना है और उसके परिवार में सिर्फ पिता ही थे जिन्हें इन लोगों ने मार डाला। मनोज ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, आगे की बात अभी किसी को ना बताना। तुम मेरे साथ चलो और जो भी पूछे ममता नाम बताना। बीना समझ गई थी कि अब इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। वह पढ़ी लिखी थी पर अब बेसहारा थी। इंदौर में 2 रोज होटल में दोनों रहें ताकि बीना ममता नाम से पहचान बना सके। मनोज शर्मा ने एक अपने दोस्त से उसी उम्र की एक लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट कंप्यूटर पर बनवाया और उसी में फर्जी पिता और माता के नाम डलवाए और फिर आई कार्ड भी बनवाया। भोपाल वाले घर जाकर मनोज ने ममता को अंकुश की चचेरी बहन बताया जो भोपाल में बीए में दाखिला लेने आई है। रंजना उन दिनों बेहद बीमार थी, कैंसर की शिकार थी और अंतिम दिन में थी। उसमें ज़्यादा पूछताछ की हिम्मत भी नहीं थी। उसे लगा कि चलो कुछ दिन तो बच्चों को सहारा मिल जाएगा। ममता के आने के 2 माह बाद ही रंजना चल बसी और बच्चे ममता की गोदी में पलने लगे। जब विवेक को यह बात पता चली तो वह पिता के प्रति भी नतमस्तक हो चला था और ममता के प्रति भी। दोनों ने कैसे एक दूसरे के लिए त्याग किया था और उन तीनों बच्चों को बोनस में असली माँ से बढ़कर माँ मिली। मैं सब समझता हूँ माँ, विवेक ही बोला। पापा चाहे तो हमें अपने साथ दिल्ली आराम से रख सकते हैं। क्या वहाँ परिवार सहित और लोग नहीं रहते? लेकिन मैं उनको बचपन से जानता हूँ कि ऐसा नहीं कहते बेटा। ममता ने आगे बढ़कर विवेक के होठों पर हथेली रखते हुए कहा, तेरे पापा तो देवता हैं बेटे, हमारे सुख के लिए निर्वासित सा जीवन बिता रहे हैं। हम सब मिलकर इस बार तेरे पापा से साफ कह देंगे कि या तो हमें साथ ले चलें या नौकरी छोड़कर यहाँ चले आएं। विवेक, मेहनत की तो तुम भी लेक्चरर बन ही जाओगे। विवेक ने माँ से पैसे ले आज्ञानुसार पर्स में रख और मुस्कुराता हुआ चल दिया। ममता गृहस्थी के कामों में व्यस्त हो जाना चाहती थी क्योंकि उसके पास यही तो एक तरकीब थी जिससे मनोज शर्मा की मचलती स्मृतियों को समझाया करती थी। उसने सिटकने लगा दी। विवेक के पिता की तस्वीर को स्नेहपूर्वक आंचल से साफ किया और नतमस्तक खड़ी हो गई। उसकी आंखें श्रद्धावश स्वतः ही मूंदने लगी। सपने उमड़ने घुमड़ने लगे। उसे अब तक का सब कुछ चलचित्र सा तैरने लगा। उसके समक्ष मनोज का रस भीगा मादक स्वर लहराया। ममता, विवेक को यह एहसास तक ना हो कि तुम उसकी माँ नहीं हो। औलाद का सुख और विमाताओं के व्यवहारगत दुख को सुनकर मैं तो दूसरी शादी के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। ममता, आज से विवेक और दोनों बच्चों की तमाम जिम्मेदारियाँ तुम्हें सौंप कर मैं मुक्त होता हूँ। इसी आशा के साथ तुम कभी भी मेरे विश्वास को आहत ना होने दोगी। अब आपके विश्वास की रक्षा करना ही तो मेरा धर्म है। आपने जो किया वह तो कोई अपने सग्गों के लिए भी नहीं करता। वह केवल इतना ही बोल पाई थी। समय कब आया कब गया उसको पता तक नहीं चल पाया क्योंकि उसका सारा ध्यान तो मनोज की विश्वास की रक्षा में लगा रहा। विवेक, राहुल, राधिका को किसी भी तरह के अभाव का एहसास नहीं होने दिया। यहाँ मनोज पूरी तरह आश्वस्त हो चले थे कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो सकती और शायद तभी करीब करीब 2 साल पहले उन्होंने खुश होकर कहा था, ममता यह देखो, यह तुम्हें याद होगा कुछ माह पहले मैंने दिल्ली के कॉलेज में प्रोफेसर की जगह के लिए इंटरव्यू दिया था। वह मुझे मिल गया है। सब तुम्हारे आने से ही हुआ है ममता, वरना ज़िंदगी भर मैं इस प्राइवेट कॉलेज में ही सड़ता रहता। अच्छा, कब तक ज्वाइन करना है? वह बमुश्किल अपनी खुशी को दबाते हुए बोली, बस इसी सप्ताह में। वह असमंजस में पड़ गई कि इतनी जल्दी यहाँ का सब कुछ कैसे समेटा जा सकेगा। दुविधापूर्ण स्थिति भाप कर वह बोले, क्या सोच रही हो ममता? नहीं ज्वाइन करूँ यह नौकरी? नहीं नहीं, यह बात नहीं है। भला ऐसी नौकरी बार बार मिलती है क्या? मैं तो सोच रही थी इतनी जल्दी यह सब कैसे हो सकेगा। विवेक को कॉलेज से निकालना होगा, राहुल और राधिका की भी पढ़ाई बीच में, इसे अपने मकान की भी व्यवस्था करनी होगी क्योंकि आजकल के किराएदार तो। लेकिन ममता, अभी तो मुझे अकेले ही जाना है। बात काट कर वह बोले, बच्चों की पढ़ाई है,
मकान की देखभाल है और मैं 1-2 माह में आता जाता रहूँगा ही। भला भोपाल और दिल्ली में फासला ही क्या है? बैठे कि 12 घंटे में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इस पत्र के बाद जैसे ही मकान की व्यवस्था होगी हम वहाँ चले जाएंगे। मनोज का आदेश। अतः वह बोलती भी क्या, मन श्रद्धा से भर गया कि वह वास्तव में कितने महान हैं जो पत्नी बच्चों के सुख के लिए इतनी दूर अकेले जा रहे हैं। पहली बार 2 माह में आए थे, सबके लिए ढेर सारी चीज़ें भी लाए थे, लेकिन मकान न मिलने की शिकायत करते हुए बोले थे, सच ममता, तुम्हारी और बच्चों के बिना एक एक दिन वर्षों सा लगता है। बच्चों की इतनी याद आती है कि अक्सर सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सब कुछ। धीरे धीरे आने का समय लंबा होता गया और मकान ना मिलने का जिक्र भी। अक्सर आस पड़ोस के लोग भी जो नए दोस्त बने थे वे भी पति के इस त्याग की सराहना करते हुए कहते कि भाई मनोज शर्मा आदमी के रूप में फरिश्ता हैं, फरिश्ता जो अपने परिवार के लिए समस्त सुखों को इस प्रकार तिलांजलि देकर बाहर पड़े हैं। पति की इस तरह प्रशंसा सुनकर ममता का मन पुलकित हो जाता है, क्योंकि उनकी प्रशंसा में उसको अपनी प्रशंसा का भी तो एहसास होता है। ममता परेशान हो उठी। उसके कोमल हृदय में कई शंकाएं आकर टकराने लगी। गंभीरता से बोली थी, विवेक, एमएससी में प्रथम श्रेणी मिलने की खबर पापा को दी क्या? कितनी खुशी होगी यह जानकर कि उनके विवेक ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। माफ़ करना माँ, पापा को खबर देना तो मैं भूल ही गया। इस बार ममता खींच कर बोली, तुम्हें याद रहता ही क्या है विवेक? उस दिन पर्स रखवाए? माँ, उस दिन तो मैंने पापा को मैसेज तो दे दिया था, नम्रता से बोला विवेक। लेकिन अपनी सफलता की बात मैं पापा को आपके मुंह से कहलवाना चाहता था यहाँ आने पर, क्योंकि मेरी इस सफलता का सारा श्रेय आपको है माँ। इस बार ममता उदास होकर बोली, लेकिन तेरे पापा अब शायद ही आए। गर्मी की छुट्टियाँ तो। पापा को किसी विशेष काम की व्यस्तता होगी माँ, विवेक ने भाई बहन की तरफ देखकर कहा। आप तो बेकार में चिंतित रहती हैं। अरे बेटा, ऐसी भी क्या व्यस्तता कि बच्चों को ही भूल जाए। माँ की रोआसी आवाज़ से विवेक जमीन ताकने लगा। माँ की व्यथा उसकी अपनी व्यथा थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। विवेक बेटे, एक काम करें, ममता ने उसकी विचार श्रृंखला को तोड़ते हुए कहा। क्यों ना हम ही दिल्ली हो आए? अभी तो बच्चों की कुछ छुट्टियां बाकी हैं। लगे हाथ आगरा का ताजमहल भी देखते आएंगे। हो सकता है तुम्हारे पापा वहीं तुम्हारी नौकरी की भी व्यवस्था करवा दे। क्या विचार है? विवेक को माँ का प्रस्ताव बहुत ही अच्छा लगा। काश ऐसे ही प्रस्ताव माँ यदा कदा रखती तो शायद आज उसको इस कदर परेशान नहीं होना पड़ता। दिल्ली और आगरा घूमने की बात सुनकर राहुल राधिका ने तो सारा घर सिर पर ही उठा लिया। ममता मन ही मन पति मिलन की अदम्य लालसावश शून्य में झांकने लगी, जहाँ शायद उसके जीवन के विविध चित्र बनते मिटते जा रहे थे। विवेक गंभीर था, जबकि राहुल राधिका चहक रहे थे। ममता शिकायत करने के लिए लंबा चौड़ा शिकायतनामा तैयार कर रही थी। शताब्दी ट्रेन की गति तीव्र ही थी, लेकिन प्राय सभी को उसके धीमेपन का एहसास हो रहा था। न खाने में मन था, न सोने में दिलचस्पी और न ही बतियाने की इच्छा ही। विवेक, अपने पापा को मैसेज दे दिया था ना? विवेक ने चौंक कर कहा। हाँ माँ, पर माँ आप अपना मोबाइल क्यों नहीं? फिर कहता कहता वह रुक गया। वह जानता था कि माँ किसी तरह का कागज अपने नाम से नहीं बनवाती थी। तब तो स्टेशन पर आएंगे, वह आएंगे ही। देखो माँ, पता नहीं क्या होता है और क्या नहीं। विवेक की अटपटी बातों से ममता को जरा गुस्सा आ गया और वह एक तरफ मुंह कर कर बैठ गई, सोचती हुई कि शिकायतनामे में एक शिकायत यह भी जोड़नी है कि विवेक की शादी कर दो ताकि इसका तीखापन कम हो सके। नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ भाड़ भी थी। लोगों को बाहर निकलने की जल्दी थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। महानगर का सजा सवरा विशाल स्टेशन। विवेक 2 बार यहाँ से वहाँ तक प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म चक्कर लगा आया, लेकिन पापा का कहीं पता नहीं था। हताश होकर वह भी माँ के पास आकर बैठ गया। काफ़ी समय बैठे बैठे ही बीत गया तो ममता बोली, विवेक, तुमने अपने पापा को मैसेज तो कर दिया था ना? कहीं जल्दी जल्दी में भूल गए हों?
इस बार सारी खींच निकालने की गरज से विवेक बोला, आप बात बात पर अविश्वास करने लगी हैं आजकल। यह क्या अच्छी आदत है? यह देखिए मैसेज फिर। बेटे की डांट से बुरी तरह सहम गई ममता। पहला मौका था जो बेटे ने उसको इतने तीखेपन से उत्तर दिया था। पराया नगर, पति से निराशा और तीखे वचन की यह कचोट। उसने आंख में से कचरा निकालने का अभिनय किया, लेकिन आंसू अपना काम कर ही गए। राहुल सहमता हुआ बोला, माँ पापा को मैसेज नहीं मिला होगा, उनका मोबाइल खराब होगा शायद। चौंक कर देखा विवेक ने राहुल का सहमापन और माँ की आंखों में आंसू, तो उसको अपने तीखे कथन पर बहुत ही तकलीफ हुआ। अतः इस बार नम्रता से बोला, माँ आप इस कदर परेशान क्यों हैं? पापा स्टेशन नहीं आए तो क्या हुआ, हम टैक्सी करके सीधे घर चलते हैं। घर का पता कहाँ है विवेक? ममता ने भारी मन से कहा। हमें तो उन्होंने हमेशा कहा कि वे भाड़े के मकान में रह रहे हैं, 2-4 दिन में बदल लेंगे। घर का पता कॉलेज से मिल जाएगा माँ, विवेक ने कहा। चलिए उठिए, हम पहले कॉलेज चलते हैं। विवेक को किसी तरह की शंका थी और इसीलिए वह कॉलेज के ऑफिस में अकेला ही गया। बड़े बाबू भी अकेले ही थे। विवेक की बात सुनकर वह बोले, अच्छा तो आप भी मनोज शर्मा के बारे में ही पूछ रहे हैं? जी, उनके नाम कुछ पत्र और भी हैं, बड़े बाबू ने कहा। आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? विवेक ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। बाहर से आए हैं जी। मनोज शर्मा से आपकी मुलाकात गर्मी की छुट्टियों के बाद ही संभव हो सकती है, बड़े बाबू ने गंभीरता से कहा। करीब 10 दिन। आपके पास उनके मकान का पता तो होगा ही ना? बात काट कर बोला विवेक। हाँ पता तो है, लेकिन वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, वह तो बाहर गए हैं। बाहर? कहाँ? विवेक ने अधीरता से पूछा। बड़े बाबू इस बार रहस्य से मुस्कुराते हुए बोले, वह मेरा मतलब मनोज शर्मा शायद अपनी होने वाली पत्नी के साथ घूमने फिरने गए हैं। होने वाली पत्नी? घूमने फिरने? विवेक एकदम सकपका गया। उसको लगा जैसे उस पर लगातार 3 बार वज्रपात हुआ है। प्रहार की मार से हतप्रभ होकर वह सहमता हुआ बोला, मैं पूछ रहा हूँ मनोज शर्मा के बारे में, जो हाँ मनोज शर्मा, जो भोपाल से आए हैं। बड़े बाबू ने बात काट कर कहा, इस कॉलेज में एक वही मनोज शर्मा हैं। यह कैसे हो सकता है? विवेक के मुंह से निकल पड़ा। अनुभवी बड़े बाबू ने गंभीरता से कहा, सब कुछ हो सकता है बेटे, सब कुछ। समर्थ के लिए कोई बात मुश्किल नहीं, वरना कहाँ 40-45 की मनोज शर्मा और कहाँ 24 की चित्रा श्रीवास्तव। लेकिन हो गया प्रेम, कौन रोकेगा? दोनों राजी हो तो क्या करेगा? विवेक का मन हुआ कि वह तत्काल दौड़कर बाहर जाए और पति को देवता मानने वाली माँ के समक्ष पिता के कृत्य की कथा चीख चीख कर कहें, लेकिन दौड़ना तो दूर, उसके पांव उठ तक नहीं रहे थे। उसने अपने आप को बहुत ही कंट्रोल किया, लेकिन वह समझ सकता था कि उसके पिता ने किस तरह इतने समय अकेले बिस्तरों पर गुजारे हैं। पर इस उम्र में जब बेटी शादी की तैयारी में हो, वे छोटी उम्र वाली लड़की के साथ, नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। वह बुदबुदाया। आंसू अपने स्वभाव से बाज नहीं आए। उसने तत्क्षण गंभीरता से सोचा भी कि इस बुरी खबर को सुनकर उसकी भावुक ममतामय कोमल हृदय माँ का क्या हाल होगा। शायद ही वह इस धक्के को बर्दाश्त कर सके। नहीं, वह माँ को कुछ भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं। कुछ सोचकर वह बोला, श्रीमान जी, यह तो सब चलता ही है। आप तो उनके घर का पता भर दे दीजिए, मैं फिर कभी मुलाकात कर लूँगा। बड़े बाबू ने चिट पर पता लिखकर दे दिया। विवेक धीरे धीरे चलकर ऑफिस के बाहर आने लगा तो उसको महसूस हुआ जैसे उसके पांव तले की और आसपास दूर तक की ज़मीन गिली गिली होती जा रही है, जिसमें उसका, माँ का, भाई बहन और पापा का समा जाना निश्चित है। नहीं, वह किसी को भी असमय मरने नहीं देगा। नहीं, बल्कि पापा को माँ के पास लौटा कर ही दम लेगा, चाहे उसको इसके लिए अपने प्राणों की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़ेगी। अनमनी चाल से विवेक को वापस आता देख माँ को थोड़ी चिंता हुई और तभी वह पास आकर बोली, क्या हुआ विवेक, पापा का पता मिल गया क्या? विवेक ने हंसते हुए कहा,
माँ, जो होना चाहिए। फिर विवेक ने हंसते हुए ही कहा, हम किसी होटल या धर्मशाला में ठहर जाएंगे, दिल्ली आगरा देखेंगे और वापस भोपाल लौट जाएंगे। भैया टैक्सी वाले, हमें किसी भले होटल तक छोड़ दो। दिल्ली आगरा दिखाकर विवेक भाई बहन के साथ माँ को भोपाल रवाना कर चुका था और पापा को दलदल में से निकालने के लिए स्वयं बहाना बना करके वहीं रुक गया था। खाली समय में उसके पास इधर उधर भटकने और योजनाएं बनाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वह पापा और चित्रा श्रीवास्तव के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। परिस्थितियों को देखते हुए उसने यह निश्चय भी कर लिया था कि पापा को पाने के लिए अगर उसको भी कीचड़ में बैठना पड़े तो वह इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करेगा। आखिर वह दिन आ ही गया। हाथ में सूटकेस और सामने विवेक को खड़ा पाकर मनोज शर्मा हतप्रभ हो गए। चित्रा श्रीवास्तव झटके से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। चित्रा की खूबसूरती देखकर विवेक को बिजली का सा झटका लगा। चित्रा भी एक टक विवेक को घूरे जा रही थी। तभी मनोज शर्मा संभल कर बोले, अरे विवेक, तुम कब आए? जी बस चला ही आ रहा हूँ, विवेक ने सूटकेस रखते हुए बैठते हुए कहा। कई सप्ताहों से आपके मैसेज भी नहीं। इधर बहुत ही व्यस्त रहे हम। मेरे पैरों की हड्डियाँ एक टैक्सी दुर्घटना में टूट गई। हम दोनों कश्मीर जा रहे थे। विवेक हंसकर बोला, वह तो दिख ही रहा है। मनोज शर्मा ने कहा। चित्रा, एक कप चाय तो बना लाओ। चित्रा चाय बनाने चली गई तो मनोज शर्मा ही बोले, लेकिन विवेक, हम पूछते हैं तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? तब विवेक ने आश्चर्य से कहा, पापा कमाल है, आपको यह क्या हो गया है? इतने अरसे बाद मिल रहे हैं। आपने ना मुझसे दुख सुख का पूछा, ना माँ भाई बहन के बारे में, और ऊपर से आप ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे मैंने यहाँ आकर कोई बड़ा अपराध कर दिया। पापा, घर पर आए दुश्मन को भी नहीं दुत्कारा जाता, फिर मैं तो आपका। ठीक है। बात काट कर मनोज शर्मा ने शंका भरी निगाहों से रसोई घर को देखा और कहा, तुम लोगों को हम नियमित पैसा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, फिर ऐसी क्या तकलीफ थी कि? पापा, यह चित्रा आपकी छात्रा है, पड़ोसन है या पर्सनल सेक्रेटरी? बड़ी स्मार्ट है और ब्यूटीफुल भी। बात काट कर बोला विवेक। मनोज शर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उत्तर दिया चाय लाती हुई चित्रा ने। मैं कौन हूँ यह तो तुम जान ही जाओगे, हैंडसम यंग मैन। लेकिन आपकी तारीफ? विवेक ने नज़ाकत से चाय लेते हुए कहा। तारीफ तो आप जैसी खूबसूरत की ही हो सकती है मिस चित्रा, हमारी कौन करता है? वैसे आपको हमारे बारे में पता चल ही जाएगा, ऐसी जल्दी भी क्या है? ब्यूटीफुल, चित्रा ने ताली बजाकर हंसते हुए कहा। आदमी आप है ब्रिलियंट, क्या हाजिर जवाबी है। चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। चाय की भरपूर चुस्की लेकर विवेक बोला, चित्रा, सुना करता था कि खूबसूरत हाथों से बनी हर चीज़ लाजवाब होती है, लेकिन प्रमाण आज मिला है। वाह, क्या चाय बनी है। जिंदगी में पहली बार ऐसी बढ़िया चाय पीने को मिली है। चित्रा ने हंसकर कहा, मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं? सच फ्लर्टिंग है तो, विवेक ने जल्दी जल्दी चाय सिप करते हुए कहा। चित्रा जी, क्या इन हाथों से बना हुआ खाना भी मिल सकता है? श्योर, आज अभी, मनोज शर्मा ने गंभीरता से कहा। फिर कभी चित्रा, अभी तुम घर जाओ, तुम्हारे परिवार वाले चिंतित होंगे। लेकिन सुनिए मिस चित्रा जी, विवेक ने झटके से कहा, क्या आप मेरे लिए 2-4 दिन फ्री कर सकती हैं? दरअसल मैं दिल्ली देखने आया हूँ, इन्हें तो फुर्सत मिलेगी नहीं। क्या आप? चित्रा ने शालीनता से कहा। मिस्टर विवेक, मुझे आपको दिल्ली दिखाकर प्रसन्नता होगी। मैं कल सुबह आ जाऊंगी, पर पहले खाना बना दूंगी, वरना मनोज साहब भी भूखे रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मिस चित्रा जी, विवेक ने जोर से कहा और चित्रा के जाते ही कप प्लेट जमीन पर पटक दिए। पिता पुत्र के मध्य तनाव सा ही रहा, लेकिन रात में मनोज शर्मा ही बोले, चित्रा मेरा बहुत ख्याल रख रही है। तुम्हारी पहली माँ के मरने के बाद पहली बार किसी ने इतना दुलार दिया है। यह आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ क्यों, तुम्हें क्या ऐतराज है? मनोज रुखाई से बोले। यह धमकी ना दो कि तुम अपनी माँ को बुला लोगे और सबके सामने नाटक करवाओगे। वह नहीं आएगी, मनोज शर्मा ने गुस्से से कहा।
वह आकर क्या करेंगी? हाँ, चिल्लाएगी और अपने अधिकारों की मांग नहीं करेगी। विवेक ने इस बार हंसते हुए कहा, ना मेरी माँ कोई नाटक करेगी, ना आप। इस बात को पापा बाद में देखेंगे। यह चौथा दिन था जिसमें चित्रा विवेक को दिल्ली दिखा रही थी। इन 4 दिनों में वे काफ़ी घुल मिल गए थे। विवेक चाहता तो इस बीच चित्रा को समस्त वास्तविकताओं से अवगत करवा कर चित्रा को रास्ते से हटा सकता था, लेकिन वह पापा की इज्जत भी बरकरार रखना चाहता था ताकि उनको पछतावा तो हो, पर इतना नहीं कि आत्महत्या तक पहुंचा दें। कैनॉट प्लेस के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के केबिन में विवेक नम्रता से बोला, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ चित्रा जी, जो आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से दिल्ली दिखा दी। बहुत दिनों से एक यही तमन्ना थी, सो आपने पूरी कर दी। न जाने अब इस शहर के दर्शन होते हैं या नहीं। क्यों? चित्रा ने कहा। तब विवेक ने उदास होकर कहा, मुझे कनाडा के लिए एक स्कॉलरशिप मिल गई है। मैंने सरकार के सामने एक शर्त रखी है कि वहाँ जाने से पूर्व मैं शादी करना चाहता हूँ। चित्रा ने चहक कर कहा, लड़की पसंद की? चित्रा जी बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन मिस चित्रा, न जाने क्यों कैसे आप मुझे पहली नज़र में ही इतनी भा गई कि। लेकिन आप तो शायद। चित्रा ने शर्मा कर कहा, आप तो मजाक कर रहे हैं मिस्टर विवेक। विवेक ने झुंझला कर कहा, मेरे हर सच को आप मजाक कहती हैं चित्रा जी। क्या यह मेरे साथ अन्याय नहीं है? और हाँ, आप मेरी हमउम्र हैं, अतः आपका आप कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे विवेक कहिए ना, सच बुरा नहीं लगेगा। तो फिर आप भी, मेरा मतलब तुम भी मुझे चित्रा कहिए। चित्रा ने पूर्ववत शर्मा कर कहा, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक शादी हो जाने देंगे? विवेक ने हंसकर कहा, पिताजी? वह स्वयं उस मामले में क्या करेंगे यह पता नहीं, पर वह इस वक्त गुमराह हैं। चित्रा, मुझे मना करेंगे भी कैसे? चित्रा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तत्काल। आशा है तुम मेरे प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करोगी। मैं तुम्हें कनाडा साथ ही लेकर जाना चाहता हूँ। स्वार्थवश चित्रा इतना नहीं सोच पाई कि वह विवेक के योग्य है भी या नहीं। वैसे वह मनोज शर्मा के साथ एक लंबे अरसे से घूमती फिरती रही है, लेकिन अभी तक उसने आत्मिक झुकाव के अतिरिक्त उनसे कोई संपर्क नहीं रखा था। मनोज शर्मा हमेशा एक दूरी सी बनाए रखते थे, हंसते बोलते समझाते थे, पर उसकी पहल पर भी कभी उन्होंने उसके प्रति प्रेम का इजहार नहीं किया। वह एकदम रहस्यमयी व्यक्तित्व के थे। वह पढ़ी लिखी थी, उसमें सोचने समझने की शक्ति थी और सुंदर भी थी वह। लेकिन आज के युग में एक लड़की के लिए अच्छा पति प्राप्त करना ही तो काफ़ी नहीं होता। माँ बाप मजबूर हैं, और ऐसे वक्त मनोज शर्मा का स्थायी सहारा पाना उसके लिए सौभाग्य के अतिरिक्त तो हो भी क्या सकता था। बेरा आया तो विवेक ने ढेर सारी खाने की चीज़ों का ऑर्डर दिया। खाना पीना चलता रहा और वहीं तय होता रहा भविष्य का कार्यक्रम। मनोज शर्मा उलझन में बैठे थे। विवेक बेडरूम में था। उसकी हालत इस वक्त बहुत दयनीय हो रही थी। चित्रा के प्रति उनके मन में एक कमजोरी सी आ चुकी थी और इसीलिए उन्होंने कई बार उससे शादी करने की सोची भी, पर फिर रंजना और ममता का त्याग सामने आ गया। वैसे चित्रा से उनका भी आत्मिक झुकाव ही था, लेकिन अब वह उसको सहारा देकर छोड़ना नहीं चाहते थे। सहसा कमरे में चित्रा ने प्रवेश किया। उसका चेहरा अन्य दिनों की अपेक्षा गंभीर था। मनोज शर्मा कुछ बोलते इसके पूर्व ही वह बोली, मनोज साहब, मैं आज के बाद आपसे नहीं मिल सकूंगी। मनोज शर्मा हतप्रभ हुए और बोले, क्यों? अच्छा, तो विवेक ने आखिर तुम्हें मेरी किसी स्थिति से अवगत करवा कर बहका ही दिया। चित्रा, मैंने तो तुम्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था कि मेरे 3 बच्चे हैं। मुझे किसी ने नहीं बहकाया मनोज साहब, चित्रा ने दृढ़ता से कहा। दरअसल मैं शादी कर रही हूँ। किससे? अरे श्रीमान जी, इतनी बढ़िया लड़की को लड़कों की क्या कमी है? विवेक ने बीच में आकर कहा। कहो चित्रा, कैसी हो? चित्रा ने निगाहें झुका ली तो मनोज शर्मा हताश स्वर में बोले, लेकिन चित्रा, हम तुम तो। श्रीमान जी, बात काटकर विवेक बोला, कोई भी युवती अपने मन से किसी अधेड़ के साथ बनना नहीं चाहती।
वह तो उनकी मजबूरियां होती हैं जो उसको नारकीय जीवन बिताने पर बाध्य करती है। चित्रा शादी कर रही है और वह भी मुझसे। विवेक खुश से होकर मनोज शर्मा बोले। यह सच है मनोज साहब, चित्रा ने भी धीरे से कहा, पर वह भौचक्की थी कि मनोज शर्मा खुश क्यों हैं। मनोज शर्मा ने चित्रा के सिर पर हाथ रख दिया। चित्रा ने चौंक कर और मनोज शर्मा और विवेक को देखा तो विवेक ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा, पापा आप भी तो इससे। पापा, नारी अपनी मर्जी से कभी भी घाट घाट का पानी नहीं पीना चाहती हैं, लेकिन हम पुरुष ही उसे ऐसा करने को बाध्य करते हैं। चित्रा ने और न आपने कभी अगर कोई गलती की है तो पापा, आप इतने विद्वान सुलझे हुए होने के बावजूद जब किसी दलदल में फंस सकते हैं, यह तो मैं सोच ही नहीं सकता। एक अनुभवहीन युवती के लिए आप गुमराह हो, यह बहुत बड़ी बात है पापा। पापा, आपने मेरी माँ के साथ जो किया है उसका मुआवजा मैं दूंगा चित्रा से विवाह करके। मनोज शर्मा हंसते हुए बैठ गए। अपनी सोच का एहसास तो उन्हें था, पर यह गनीमत थी कि कभी पानी सिर पर से ऊपर नहीं गया। विवेक ही बोला, चित्रा, अपने पापा को दलदल से निकालने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं कनाडा जा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं शीघ्र ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा। विवेक अनायास ही चित्रा के मुंह से निकला, लेकिन यह सच है चित्रा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, बशर्ते तुमको स्वीकार हो और तुम कुछ दिनों प्रतीक्षा कर सको। चित्रा की सिसकियाँ बंद गई थी, अतः विवेक ही बोलता गया, पापा एक तरह से तुम्हें पसंद कर ही चुके हैं। माँ को भी तुम भा ही जाओगी, क्यों पापा? बेटे की होशियारी देखकर मनोज शर्मा की आंखों में भी आंसू आ गए। भरे गले से वह बोले, हम सब जल्द ही भोपाल चलेंगे विवेक। हंसकर विवेक बोला, अवश्य पापा, लेकिन यहाँ जाने से पूर्व आपको चित्रा को वचन देना होगा कि आप इसको पुत्र वधू के रूप में स्वीकारने को तैयार हैं। मनोज शर्मा की निगाहें खुशी से फैल गई, किंतु तभी दृढ़ता लिए हुए उठी। लेकिन एक शर्त है विवेक, ममता से क्षमा करवा दोगे? मेरी माँ भी बहुत महान है और आप भी वास्तव में महान हैं पापा। चित्रा, मनोज शर्मा बोले, हम तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहते हैं, अभी इसी वक्त बुलाओ ताकि वे भी तो विवेक को देख ले। प्रसन्नता की अतिशयता में तीनों के पांव जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। चित्रा बोली, अब मुझे समझ आया कि एक वर्ष से साथ रहने पर भी आपने मुझे हाथ तक क्यों नहीं लगाया। तब विवेक बोला, चित्रा, पापा और ममता माँ का क्या संबंध है यह मैं फिर कभी बताऊंगा। शायद पापा को भी नहीं मालूम कि ममता माँ ने 3 साल पहले ही सारी बातें मुझे बता दी। तभी तो जब कॉलेज में सब पापा और तुम्हें लेकर बातें बना रहे थे, मैं गुस्से में तप रहा था, क्योंकि मैं पापा को जानता हूँ, वे महान त्याग करना जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।